नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ कुमार गोयल एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं सौरभ केमिस्ट्री पॉइंट के अंदर। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं सुपर हैवी एलिमेंट्स और सुपर हैवी एलिमेंट्स से पूछे जाने वाले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। देखिए, सुपर हैवी एलिमेंट्स जो है ये आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में यहाँ से क्वेश्चन 101% पूछा जाता है। तो आज हम थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन और उसके बाद इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देखिए, सुपर हैवी एलिमेंट्स जो हैं इनको जनरली हम ट्रांस एक्टिनाइड एलिमेंट्स कहते हैं। इनको जनरली हम कहते हैं क्या? ट्रांस एक्टिनाइड एलिमेंट्स कहते हैं। और ये जो ट्रांस एक्टिनाइड एलिमेंट्स है या सुपर हैवी एलिमेंट्स है, ये रदरफोर्डियम यानी कि एटॉमिक नंबर 104 से क्या होते हैं स्टार्ट। अगर मैं देखूं पीरियोडिक टेबल में तो रदरफोर्डियम 104 नंबर से क्या होते हैं स्टार्ट होते हैं, 104 नंबर से स्टार्ट होते हैं और 104 नंबर से लेके 118 तक के जो एलिमेंट्स हैं और आवर्त है हमारा कौन सा? 7 आवर्त में 104 से लेके और 118 तक के जितने भी एलिमेंट्स हैं ये हमारे होते हैं कौन से? सुपर हैवी एलिमेंट्स। ये सारे हमारे कौन से होते हैं? सुपर हैवी एलिमेंट्स। ठीक है, इसके बाद देखिए, जो सुपर हैवी एलिमेंट्स होते हैं इनकी जो हाफ लाइफ होती है बहुत कम होती है। ये बहुत जल्दी क्या हो जाते हैं? डिके हो जाता है इनका। इनका कोई प्रैक्टिकली कोई यूज़ नहीं है और इन पर ज़्यादा डीप स्टडी भी नहीं की जा सकती है क्योंकि इनकी हाफ लाइफ क्या होती है? बहुत कम होती है। और इनको जनरली आर्टिफिशियली ही बनाया जाता है। यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो हमारा जो 118 नंबर का एलिमेंट, आपको याद रखना है सुपर हैवी एलिमेंट्स में 118 नंबर का जो एलिमेंट है ये हमारा कहाँ पे आता है? इनर्ट गैस के अंदर आता है। कहाँ पे आता है भैया? इनर्ट गैस के अंदर आता है, क्योंकि इसको हमें याद रखना है। इसके बाद हमें एग्जाम में जब वो क्वेश्चन पूछेगा हमें कोई भी एक एलिमेंट दे देगा, जैसे हमसे कह देगा बताइए 110 नंबर का सुपर हैवी एलिमेंट्स कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है, या हमसे कह देगा 115 नंबर का सुपर हैवी एलिमेंट्स कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है। तो हमें याद है 118 कौन से है? इनर्ट गैस से। तो हमें याद रहेगा 117 कौन से हो जाएगा? हैलोजन से। 116 किससे हो जाएगा? ऑक्सीजन ग्रुप से। और 115 नंबर हमारा किससे हो जाएगा? नाइट्रोजन ग्रुप से। इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। आइए अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हमसे कह रहा है परमाणु क्रमांक 104 से 109 तक के तत्व क्या कहलाते हैं। तो अभी हमने देखा है 104 से लेके और 109 तक के तत्व क्या हो जाएंगे? हमारे अति भारी तत्व, यानी कि सुपर हैवी एलिमेंट। पहले का आंसर हो गया क्या? सुपर हैवी एलिमेंट। इससे अगला क्वेश्चन इसने पूछा है अति भारी तत्व किस खंड के तत्व हैं। क्वेश्चन कौन सा है हमारा अगला? अति भारी तत्व किस खंड के तत्व हैं। तो देखिए, अति भारी तत्व किस खंड के तत्व है, यहाँ पे हमारा ऑप्शन जो है वो हम इसको चेक करेंगे किससे? पीरियोडिक टेबल से। तो आप देखिए अति भारी तत्व कौन से ब्लॉक में आ रहे हैं हमारे? अति भारी तत्व जितने भी हैं हमारे कौन से ब्लॉक में आ रहे हैं बेटा? ये हमारे आ रहे हैं डी ब्लॉक के अंदर। कौन से ब्लॉक के अंदर? डी ब्लॉक के अंदर। तो हमारा आंसर हो जाएगा क्या इसका? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अति भारी तत्वों में सबसे पहले खोजा गया तत्व कौन सा है? देखिए, अति भारी तत्वों में सबसे पहले खोजा गया तत्व जो था वो हमारा सबसे पहला तत्व था कौन सा? 104 नंबर, रदरफोर्डियम। कौन सा? रदरफोर्डियम। 104 नंबर रदरफोर्डियम। अब इस रदरफोर्डियम की खोज जो थी वो की थी क्रिस्टोबियम ने। किसने की थी? क्रिस्टोबियम ने। इसकी खोज की थी क्रिस्टोबियम ने। हमारे ऑप्शन में रदरफोर्ड तो है नहीं, क्या दे रखा? Ku, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा क्या? क्रिस्टोबियम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अति भारी तत्वों को अति भारी तत्व कहा जाता है क्योंकि इनका परमाणु क्रमांक क्या होता है? क्योंकि इनका परमाणु क्रमांक क्या होता है भैया? इनका परमाणु क्रमांक होता है उच्च। नहीं, परमाणु क्रमांक उच्च होता है, ये इसका आंसर नहीं होगा। अति भारी तत्वों को अति भारी कहा जाता है क्योंकि इनका घनत्व अत्यंत उच्च होता है। इनका घनत्व कैसा होता है भैया? क्योंकि इनका घनत्व होता है अत्यंत उच्च। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। क्रिस्टोबियम तत्व का नाम किसने दिया था? तो क्रिस्टोबियम तत्व का नाम दिया था आइगोर क्रुश्चोव ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रिस्टोबियम
डी ब्लॉक के किस तत्व के साथ गुणों में समानता दर्शाता है? तो देखिए क्रिस्टोबियम हमारा कौन सा था? रदरफोर्डियम। कौन सा था क्रिस्टोबियम हमारा? रदरफोर्डियम। तो रदरफोर्डियम किसके साथ समानता दर्शाता है? रदरफोर्ड हमारा समानता दर्शाएगा किसके साथ? हेफ्टियम के साथ। किसके साथ दर्शाएगा? हेफ्टियम के साथ, क्योंकि रदरफोर्डियम के जस्ट ऊपर क्या है? हेफ्टियम। तो देखिए आंसर देख लेते हैं हमारा क्या होगा? हेफ्टिनियम। ठीक है ना। नेक्स्ट है ऑटो हेनन द्वारा किस तत्व की खोज की गई थी? तो ऑटो हेनन द्वारा हैनियम शब्द की खोज की गई थी। कौन सा? हैनियम शब्द की खोज की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा है हैनियम आवर्त सारणी के किस तत्व द्वारा गुणों में सर्वाधिक समानता दर्शाता है? क्वेश्चन नंबर 8वां हमसे कह रहा है हैनियम आवर्त सारणी के किस तत्व द्वारा गुणों में सर्वाधिक समानता दर्शाता है? तो देखिए पीरियोडिक टेबल से देखते हैं इसको भी हम। पीरियोडिक टेबल में हमारा हैनियम किसके अंदर आएगा? 105 नंबर। इसके अंदर आ रहा है भैया 105 नंबर, और 105 नंबर के जस्ट ऊपर क्या है आपका? टेंटेलम। कौन सा है? टेंटेलम। ये जो डीवी है इसी को हम बोलते हैं क्या? HA। इसका मतलब हमारा जो आंसर होगा वो हो जाएगा क्या? टेंटेलम। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा है उपयुक्त अभिक्रिया में बनने वाला तत्व। तो देखो इस तरह के क्वेश्चन में हमें कुछ नहीं करना है, 98 और 7 को जोड़ दो। कितना आ रहा है? 7 दूनी 14, 15 और ये 105। देख लीजिए 105 हमारा किस में है? ऑप्शन नंबर 1 में। तो हमारा आंसर हो जाएगा क्या? 1। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा आवर्त सारणी में अति भारी तत्व किस आवर्त से संबंधित है? देखिए आप अति भारी तत्व पीरियोडिक टेबल में कौन से ब्लॉक में आ रहे हैं? कौन से आवर्त में आ रहे हैं? 7वें में। इसका मतलब कौन से आवर्त से संबंधित हैं? 7वें आवर्त से। तो 11वें का आंसर हो जाएगा हमारा कितना? 4। नेक्स्ट है मनुष्यों द्वारा नाभिकीय अभिक्रियाओं की सहायता से सीधा सा आंसर अति भारी तत्व बनाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन इसने पूछा है UNQ तत्व का परमाणु क्रमांक क्या होगा? U का मतलब होता है अन का मतलब एक, N का मतलब होता है नील। U का मतलब होता है अन, N का मतलब होता है नील। N का मतलब क्या होता है भाई? नील। और Q का मतलब होता है क्या? क्वार्ट। क्या होता है? क्वार्ट्स। क्वार्ट्स का मतलब होता है 4, नील का मतलब 0, अन का मतलब 1। तो हमारा आंसर हो जाएगा 104। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है UNH यानी कि 106 का IUPAC नेम क्या होगा? तो U का मतलब अन, N का मतलब नील, N का मतलब क्या हो जाएगा? नील, और H का मतलब हो जाएगा हेक्सियम। H का मतलब क्या हो जाएगा? हेक्सियम। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन इसने पूछा है स्मोक स्क्रीन में प्रयुक्त होने वाला यौगिक है। तो देखो स्मोक स्क्रीन के अंदर जो यौगिक प्रयुक्त होता है उसका नाम है TiCl4। कौन सा है भाई? TiCl4। TiCl4 की बात करूं तो ये हवा की नमी के साथ ये है हवा की नमी के साथ रिएक्शन करके सफेद धुआं बनाता है। सफेद धुआं बनाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मोनोजाइट किसका अयस्क है? तो भैया मोनोजाइट दुर्बल मृदा धातु का अयस्क है। मोनोजाइट किसका अयस्क है? दुर्बल मृदा धातु का। मैग्नीज के अयस्क की बात करूं तो मैग्नीज का अयस्क होता है पायरोलुसाइट। मैग्नीज का अयस्क होता है पायरोलुसाइट, और मैग्नीशियम का अयस्क होता है मैग्नेसाइट।
मैग्नीसाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? निकल CO4 बनाता है, बिल्कुल सही है। सभी संक्रमण धातुएं एक धात्विक कार्बोनिल बनाती हैं। कार्बोनिल संक्रमण धातुओं से बनते हैं। संक्रमण धातुएं संकर यौगिक बनाती है। तो देखो पहला ऑप्शन सही है, कार्बोनिल संक्रमण धातुओं से बनते हैं, सही है। संक्रमण धातुएं संकर यौगिक बनाती है, सही है। लेकिन सभी संक्रमण धातुएं धात्विक कार्बोनिल नहीं बनाती हैं, ये ऑप्शन हमारा क्या है? गलत है। क्वेश्चन नंबर 18 में हमसे पूछा गया है, भारी धातु आयन का त्रिक जो जीवन चक्र को विषाक्त करते हैं, जीवन चक्र को कैसा कर देते हैं? विषाक्त कर देते हैं। तो हमें पता है का कैडमियम, Hg और लेड, ये एक ट्रिक है जो कि हमारे जीवन को कैसा करता है? विषाक्त कर देता है। हमारा आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर 3। अधोलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए LaOH होल थ्राइस LuOH होल थ्राइस से कम क्षारीय है। पहला ही ऑप्शन हमारा क्या है? सही नहीं है, क्योंकि LaOH का होल थ्राइस और LuOH का होल थ्राइस, इसने कहा है LaOH का होल थ्राइस LuOH के होल थ्राइस से कम क्षारीय है। तो यहां पे हमारा आंसर उल्टा होगा, LaOH का होल थ्राइस ज़्यादा क्षारीय होगा। क्यों होगा? क्योंकि देखो लेंथ La से Lu की तरफ जाने पर साइज क्या होती है? डिक्रीज होती है। अगर मैं बात करूँ La+ की और Lu+3 की, साइज किसकी ज़्यादा है? La+3 की। La+3 की साइज यदि ज़्यादा है तो यहाँ पे कोवलेंट करेक्टर क्या होंगे भैया? कम होंगे। कोवलेंट करेक्टर यदि कम है तो इसके OH- आयन देने की टेंडेंसी क्या होगी? ज़्यादा होगी। यदि इसके OH- आयन देने की टेंडेंसी ज़्यादा है तो LaOH का होल थ्राइस ज़्यादा क्षारीय होगा, न कि कम। तो पहला ही ऑप्शन हमारा क्या है? गलत। दूसरा ऑप्शन कह रहा है लैंथेनाइड श्रेणी में Ln+3 की त्रिज्या घटती है, सही है। La वस्तुतः संक्रमण श्रेणी का तत्व है, न कि लैंथेनाइड का, ये भी सही है। जिंक तथा हॉफनियम की त्रिज्या लैंथेनाइड संकुचन के कारण समान है, ये भी सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Bi+3 La+3 Eu+3 और Lu+3 की आयनिक त्रिज्याओं का सही क्रम क्या है? देखिए यहाँ पे अगर हम देखें तो Bi+3 हमारा 4D सीरीज से बिलोंग करता है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स की 4D सीरीज से बिलोंग करता है। इसके बाद में यदि बात करूँ किसकी? La+3 Eu+3 और Lu+3, ये हमारे बिलोंग करते हैं कहाँ से? लैंथेनाइड से। लैंथेनाइड सीरीज के अंदर सबसे पहले हमारा लैंथेनाइड आता है, उसके बाद EU आता है और उसके बाद Lu आता है। लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज डिक्रीज होती है, और डिक्रीज क्यों होती है? क्योंकि यहाँ होता है लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण साइज क्या होती है? डिक्रीज होती है। अब देखिए, अब यहाँ हम देखें सबसे ज़्यादा साइज जो होगी वो होगी La+3 की। सबसे ज़्यादा साइज किसकी होगी? La+3, क्योंकि इधर से इधर जाने पर साइज डिक्रीज हो रही है। उसके बाद हो गया हमारा Eu+3, उससे कम साइज होगी हमारी Lu+3 और सबसे कम साइज होगी हमारी Bi+3। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के साथ परमाणु आकार के घटने की विशेषता क्या कहलाती है? तो बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के साथ परमाणु आकार के घटने की विशेषता तो हमारे F ब्लॉक के तत्वों में होती है, और F ब्लॉक के तत्वों में होती है किसके कारण? लैंथेनाइड संकुचन के कारण। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 हमारा क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 22 में हमसे पूछा जा रहा है क्या? निम्न में से कौन से वर्ग के यौगिक, निम्न में से
कौन से वर्ग के यौगिक अधिकतम गलनांक दर्शाते हैं? तो यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा संक्रमण धातु। संक्रमण धातु, संक्रमण धातु अधिकतम गलनांक दर्शाते हैं क्योंकि इनमें धात्विक गुण ज़्यादा पाए जाते हैं। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है हमारा, सिक्का धातुओं का बाह्यतम इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या होता है? सिक्का धातुओं की अगर बात करूं तो हमारे पास तांबा, चांदी और सोना, ये तीनों हमारे पास होती हैं क्या? सिक्का धातु है। ठीक है, और इन सिक्का धातुओं का उपयोग मुद्रा बनाने के लिए किया जाता है। ये आवर्त सारणी में जनरली 11वें समूह से होती है। कौन से समूह से? 11वें समूह से होती है। और इनका जो सामान्यतः इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमारा होता है क्या? N-1 D10, सॉरी, इनका जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा वो हमारा होगा क्या? N-1 D10 NS1। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ग्यूगनेट ग्रीन क्या है? तो Cr2O3.2H2O को, Cr2O3.2H2O को ही हम क्या बोलते हैं? ग्यूगनेट ग्रीन। क्या बोलते हैं भैया इसको? ग्यूगनेट ग्रीन। और अगला क्वेश्चन है, 5th D श्रेणी का प्रथम संक्रमण तत्व कौन सा है? तो 5th D श्रेणी का प्रथम संक्रमण तत्व हमारा क्या होगा? La। 5th D श्रेणी का प्रथम संक्रमण तत्व क्या होगा? La। हम इसको पीरियोडिक टेबल में देख सकते हैं आराम से। ये हमारी 3D श्रेणी, ये 4D श्रेणी, और ये हमारी है 5th D श्रेणी। इस 5th D श्रेणी का पहला संक्रमण तत्व क्या होगा हमारा? La। यहाँ पे क्या आएगा? La। तो यहाँ हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्या? हमारा राइट आंसर हो जाएगा 3, ऑप्शन नंबर 3। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।